आज हम पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एस अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। सिद्ध कीजिए कि कोई परिमेय संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछे, हमें इस √2 को इरेशनल नंबर बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है ये आप जान लीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। बहुत सारे बच्चे परिमेय संख्या के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप जान के रखिए। ये जो p/q है इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। p/q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। p/q एक परिमेय संख्या है। लेकिन p क्या है, q क्या है, इनके बारे में जानकारी रखिए। इफ p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं। पूर्णांक संख्या मीन्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। एंड तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक संख्या है। p का वैल्यू, p पूर्णांक संख्या है, q भी पूर्णांक संख्या है। तो p का वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 ये सब ले सकते हो, लेकिन q का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। q का वैल्यू आप ले सकते हो 1 2 3 4 या -1 -2 -3, लेकिन q का वैल्यू आप 0 नहीं ले पाओगे। तो p और q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 नहीं है। एंड तथा p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम्स, p और q सापेक्षतया अभाज्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब न p q को डिवाइड कर पाएगा, न q p को डिवाइड कर पाएगा, न p का कोई फैक्टर q को डिवाइड कर पाएगा, न q का कोई फैक्टर p को डिवाइड कर पाएगा। मतलब दोनों ही सापेक्षतया अभाज्य हैं, रिलेटिवली प्राइम्स हैं। यदि ऐसा है तो p/q को हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैं लिखा 2/3, 3/2, 5/3, 7/5, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ये रेशनल नंबर नहीं है। देखो √2/3 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या √2 इंटीजर नंबर है? नहीं। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या -1 है, -2 है, -3 है, ये सब इंटीजर्स हैं। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ये देखो, ये रेशनल नंबर है 1.5/7, पॉइंट में आ गया 1.5, या 3/2.3। तो 1.5 इंटीजर नहीं है ना, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, ये कर सकते हो, ऊपर और नीचे आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 70 आ जाएगा, है ना। उसका जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, फिर आपको रेशनल नंबर मिल सकता है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है ना। इसे रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। देखो 6/2, आप बोलोगे 6/2 को सर हम 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही, लेकिन 6/2 रेशनल नंबर नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये रेशनल नंबर बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन अभी ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 जो है 3 को डिवाइड कर सकता है, 2 1 2 एंड 2 3 6। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है p एंड q सापेक्षतः अभाज्य हैं।
पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब यह है कि पी और क्यू एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, न ही पी और क्यू का कोई फैक्टर एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, 3 और 9 कैंसिल होगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। देखो 3 द 9, 3 4 द 12, इसको आप 4/3 लिखोगे तो रेशनल नंबर बनेगा, लेकिन अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 3। और जब कभी पी और क्यू कॉमन फैक्टर रखता है तो वह सापेक्षता अभाज्य नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि यह रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर होने के लिए पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? सापेक्षता अभाज्य, पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। हाँ, इसे रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, इसे आप रेशनल नंबर बना सकते हो, लेकिन फिलहाल यह रेशनल नंबर नहीं है। हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें बताना है √2 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। सपोज इफ पॉसिबल √2 इज अ रेशनल नंबर। तो √2 को किस फॉर्म में लिखेंगे? p/q के फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर रिलेटिवली प्राइम्स। p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q सापेक्षतया अभाज्य है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2q इक्वल टू p, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से आएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को आप देखिए, इसका जो राइट हैंड साइड है, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब राइट हैंड साइड हमेशा 2 का मल्टीपल आएगा, मतलब 2 का गुना जाएगा। हमने लिखते हैं समीकरण 1 का राइट हैंड साइड सदैव 2 का गुणज होगा, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सदैव 2 का गुणज हो, जो कि एक विरोध है। ध्यान रखो, ये तो हमेशा 2 का मल्टीपल ही आएगा क्योंकि सामने 2 लिखा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जरूरी नहीं है कि ये 2 का मल्टीपल आए। सपोज p का वैल्यू 1 रख दिए तो p स्क्वायर 1 हो जाएगा, p का वैल्यू 3 पुट कर दिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है सदैव 2 का मल्टीपल नहीं होगा, जबकि राइट हैंड साइड सदैव ही 2 का मल्टीपल होगा, 2 का गुणज होगा। तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या हमने मान के चला था, इसी कारण ये विरोध मिल रहा है। इसी को हम इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑलवेज। द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑलवेज, बट इट इज not necessary that left hand side is also a multiple of 2, which is a contradiction। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कंट्राडिक्शन कैसे आया। ये देखिए, राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये 2 का मल्टीपल होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जरूरी नहीं है कि यह 2 का मल्टीपल हो। जब ये राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल होगा ऑलवेज, सदैव, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीपल होगा या नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विरोध मिल रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ इक्वल टू का साइन है, इधर अगर 2 का मल्टीपल आता है तो इधर भी 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत सपोज किया है। इसका मतलब यह है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने √2 के लिए बनाया वैसे आप √3 के लिए बनाइए, √5 के लिए, √8 के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको अभी करना है और आज शाम तक इसे बना के सबमिट करना है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। इफ a and b आर 2 रेशनल नंबर्स सच दैट √a plus √b इज अ रेशनल नंबर, देन प्रूव दैट √ab इज आल्सो अ रेशनल नंबर। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि √a plus √b एक परिमेय संख्या है, मतलब a भी परिमेय संख्या है, b भी परिमेय संख्या है और √a plus √b ये भी परिमेय संख्या है, ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि √ab भी एक परिमेय संख्या है।
तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पे दिया गया है ए बी एंड अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आर रेशनल नंबर्स। यह दिया गया है कि ए बी तथा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी परिमेय संख्याएं हैं। हमने मान लिया क्यू जो है वह सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो ए भी बिलोंग करेगा क्यू में, बी भी बिलोंग करेगा क्यू में, और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ये भी बिलोंग करेगा क्यू में, क्योंकि ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें बताना है कि अंडर रूट ए बी इज आल्सो अ रेशनल नंबर। अंडर रूट ए बी भी एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो ए और बी को इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो यहाँ से अंडर रूट ए बी की वैल्यू हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब देखो ए क्यू का एलिमेंट है, बी भी क्यू का एलिमेंट है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी भी क्यू का एलिमेंट है, ये भी क्यू का एलिमेंट है, ये भी क्यू का एलिमेंट है, ये भी क्यू का एलिमेंट है। ये टोटल जो है क्यू के एलिमेंट्स हैं, मतलब क्यू में बिलोंग करेंगे। जब ये क्यू में बिलोंग करते हैं ये, तो अंडर रूट ए भी क्यू में बिलोंग करेगा। तो अंडर रूट ए बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्यू में, मतलब अंडर रूट ए बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ऐसा कोई पूर्णांक r विद्यमान नहीं है जिसके लिए अंडर रूट r प्लस 1 प्लस अंडर रूट r माइनस 1 एक परिमेय संख्या हो। प्रूव दैट देयर इज नो इंटीजर r फॉर विच अंडर रूट r प्लस 1 प्लस अंडर रूट r माइनस 1 इज अ रेशनल नंबर। तो हमें ये बताना है कि यह रेशनल नंबर नहीं है, मतलब ऐसा कोई r विद्यमान नहीं है जिसके लिए रेशनल नंबर बन जाए, जिसके लिए परिमेय संख्या बन जाए। तो हम इसके कन्वर्सली इसके अपोजिट एक जूम करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि r एक पूर्णांक r इस प्रकार विद्यमान है कि अंडर रूट r प्लस 1 प्लस अंडर रूट r माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। हम गलत सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है ऐसा कोई पूर्णांक r विद्यमान नहीं है बोल रहा है, और हम विद्यमान है बोल रहे हैं। तो गलत जब सपोज करते हैं तो हमें मिलेगा कंट्राडिक्शन, विरोध मिलेगा। Suppose if possible there is an integer r such that under root r plus 1 plus under root r minus 1 is a rational number। गलत सपोज हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है there is no rational integer और हम लिख रहे हैं there is an integer। तो यहाँ पर हमने गलत सपोज किया है, तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिलेगा। तो इसका वैल्यू किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब सापेक्षता अभाज्य है। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर कहते आ जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 1 आएगा, p स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर माइनस r। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p भी q भी और r भी तीनों इंटीजर हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। p स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर माइनस r इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, q में, ये भी q में बिलोंग करेगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। तो अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 1 इज ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं s अपॉन t के फॉर्म में। s और t दोनों इंटीजर्स होंगे, t नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड s एंड t आर रिलेटिवली प्राइम्स। s और t सापेक्षता अभाज्य है। ये कहाँ से आता है ये लाइन आता है रेशनल नंबर के डेफिनेशन से, है ना, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो r स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, r स्क्वायर माइनस 1 इंटू t इज इक्वल टू s स्क्वायर अपॉन t। तो आप जो लेफ्ट साइड आप देखिए, राइट इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड आप देखिए, r इंटीजर है, t इंटीजर है, 1 इंटीजर है, तो लेफ्ट साइड एक इंटीजर आएगा। सिंस r and t are integers, therefore the left hand side of equation 2 is an integer। लेफ्ट साइड इंटीजर है, but it is not necessary that the right hand side of equation 2 is an integer। अब बताइए क्या जरूरी है राइट हैंड साइड भी इंटीजर हो? नहीं, क्योंकि तो फ्रैक्शन में है ना। तो लेफ्ट साइड हमेशा इंटीजर आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड हमेशा इंटीजर नहीं आएगा। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। एक बार फिर से बताता हूँ, r एक इंटीजर नंबर है, t एक इंटीजर नंबर है, और तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये इंटीजर होगा। लेफ्ट साइड हमारा इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, बल्कि
राइट हैंड साइड जो है वह इंटीजर नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड एक इंटीजर नंबर हो, क्योंकि दिस इज अ फ्रैक्शन, यह एक भिन्न संख्या है। तो यह हमें क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, चूंकि R30 पूर्णांक है इसीलिए समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड एक पूर्णांक है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि समीकरण 2 का राइट हैंड साइड भी एक पूर्णांक हो, यह एक विरोध है। दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारी परिकल्पना सत्य नहीं है। इसका मतलब है हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, तो हम लिखेंगे क्लियरली देयर इज नो इंटीजर आर फॉर विच √r + 1 + √r - 1 इज अ रेशनल नंबर, मतलब क्वेश्चन को लिख देंगे, है ना। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि r परिमेय है और x अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए कि r + x और rx अपरिमेय है। इफ r इज रेशनल एंड x इज इरेशनल देन प्रूव दैट r + x एंड rx आर इरेशनल। ठीक है, r रेशनल है, x इरेशनल है, तो r बिलोंग करेगा q में, x बिलोंग नहीं करेगा q में। हमें बताना है r + x इज इरेशनल, अपरिमेय है। तो हमने मान लिया, गलत सपोज कर लिया। सपोज इफ पॉसिबल r + x इज रेशनल, यदि संभव हो तो माना r + x परिमेय है। हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल, अपरिमेय। हमने मान क्या लिया है, रेशनल, तो कंट्राडिक्शन आएगा। तो r + x कहाँ बिलोंग करेगा, q में, r + x q में बिलोंग करता है। और यहाँ पे आप बोल रहे हो r कहाँ बिलोंग करता है, q में, तो r + x और r दोनों ही q में बिलोंग करते हैं, तो दोनों को अगर हम माइनस करें तो भी q में बिलोंग करेगा, तो भी रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, q में, बल्कि आप क्या बोल रहे हो, x डज नॉट बिलोंग टू q, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, rx इज इरेशनल, rx को अपरिमेय बताना है। गलत सपोज करते हैं अपन, हम मान के चल रहे हैं सपोज इफ पॉसिबल rx इज रेशनल, प्रूव क्या करना था, इरेशनल, क्या मान के चल रहे हैं, रेशनल, तो कंट्राडिक्शन आएगा। तो rx जब रेशनल नंबर है तो rx कहाँ बिलोंग करेगा, q में। इसके पहले r कहाँ बिलोंग करता है, q में। जब r q में है तो 1/r भी कहाँ बिलोंग करेगा, q में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल होगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, q में, r कैंसिल होगा तो x आएगा। यहाँ देखो x बिलोंग टू q आ गया, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। तो विरोध क्यों आया, क्योंकि हमने गलत सपोज किया था ये। इसका मतलब है rx इज इरेशनल नंबर। कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवरक नियम। क्या होता है, अगर a और b दो एलिमेंट है f के, तो a + b भी f में बिलोंग करना चाहिए। a प्लस के रिस्पेक्ट में है, और वैसे ही a और b अगर f में बिलोंग करता है, मतलब f का एलिमेंट है, तो a.b भी f का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो हमने लिखा है फर्स्ट वाला, ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी है, और ये है डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। डॉट मतलब गुना, तो गुणन के सापेक्ष संवरक नियम है, और ऊपर वाला योग के सापेक्ष संवरक नियम है। तो संवरक नियम क्या बोलता है कि इफ a and b आर टू एलिमेंट्स ऑफ f, देन a + b इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ f। इफ a and b आर टू एलिमेंट ऑफ f, देन a.b इज आल्सो अ एलिमेंट ऑफ f। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ब्रैकेट चेंज होता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट b और c में लगा है, यहाँ a और b में लगा है, ब्रैकेट्स को हम चेंज कर देते हैं, तो उसको कहते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, क्रम को बदल देते हैं, जैसे a + b को b + a लिख दिए, या a.b को b.a लिख दिए, ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में क्रमविनिमय नियम। प्रतिलोम नियम, इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में a का इन्वर्स -a होता है, और डॉट के रिस्पेक्ट में a का इन्वर्स a इन्वर्स होता है ना। और a और -a को प्लस करेंगे 0 आएगा, और a और a इन्वर्स को अगर हम डॉट करते हैं तो 1 आएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समक नियम। तत्समक नियम में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए 0, कहाँ बिलोंग करना चाहिए, f में। इस प्रकार से a + 0 करें a आए, फॉर ऑल a बिलोंग टू f के लिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 बिलोंग करना चाहिए f में, इस प्रकार से a.1 करें तो a आ जाए, फॉर ऑल a बिलोंग टू f। ये कहलाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तत्समक नियम। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या होता है, a.b + c करेंगे तो a.b + a.c डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या a + b.c करें तो a.c + b.c, इसको हम बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ,
इसमें a प्लस ए इज इक्वल टू ए ही आना चाहिए, या a डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो इस ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम, त्रिविकल्पता का नियम, है ना, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो क्या होता है त्रिविकल्पता का नियम? इसमें बोलता है अगर ए और बी दो एलिमेंट है आर के, आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो तीनों में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, या तो ए इज ग्रेटर देन बी आएगा, या तो ए इज इक्वल टू बी आएगा, या तो ए लेस देन बी आएगा। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, जिसको हम बोलते हैं त्रिविकल्पता का नियम, हिंदी इंग्लिश में लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। निरसन नियम क्या होता है? कैंसलेशन लॉ। जैसे a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी आएगा, या बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी आएगा, बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए है तो यहाँ ए कैंसिल होगा, बी इक्वल टू सी। ये कहलाता है कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। एक क्वेश्चन हम करते हैं, अगर ए और बी दो एलिमेंट है आर के, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ए डॉट बी इंटू ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, इसका वैल्यू निकालते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को चेंज कर दिया, कौन सा लॉ लगाया? एसोसिएटिव लॉ। अब हमने इसको उन दोनों के क्रम को चेंज कर दिए, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अब फिर ब्रैकेट हमने चेंज कर दिया, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया, ए डॉट ए इनवर्स 1 होता है, बी डॉट बी इनवर्स 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 1। अगर हम इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें और मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही आएगा। इसको आप लिख दिए, सिमिलरली वी कैन शो दैट। इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स डॉट ए बी इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी बना रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी बना रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स ये होगा, है ना। एक बात याद रखना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो x इंटू वाई 1 आ रहा है और y इंटू एक्स भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू वाई इनवर्स या y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, है ना। तो ये लाइन तभी मिलेगा, या ये लाइन तभी मिलेगा, है ना, जब x इंटू वाई 1 हो और y इंटू एक्स भी 1 हो, मतलब x डॉट वाई 1 हो, y डॉट एक्स 1 हो। अगर दोनों आ रहा है तो x का इन्वर्स y होगा और y का इन्वर्स x होगा। तो हम लिखेंगे, स्पष्ट है कि a डॉट बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी आर बिलोंग करता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल जीरो, ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी, ये दिया गया है, हमें प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये हमें दिया गया है। इसको आप लिख सकते हो ए बी इनवर्स सी डी इनवर्स, बोथ साइड बी का मल्टीप्लाई कर दिए तो बी इनवर्स इंटू बी 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 ए हो जाएगा। बी को हम सामने ले आए, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिए। अब बोथ साइड डी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड हमने डी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये डी इनवर्स डी 1 हो जाएगा, तो ए डी इक्वल टू बी सी। मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक बार घर में प्रयास कीजिए इसको बनाने का। जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाया वैसे ही बनाइए और आज शाम तक इसको सबमिट कीजिए। कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अपर बाउंड। अपर बाउंड को हिंदी में हम कहेंगे ऊपरी परिबंध। अपर बाउंड क्या होता है, चलिए अच्छे से समझ लीजिए। अपर बाउंड हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जान लीजिए, मान लेते हैं लेट एस बी एनी सेट। मान लो एस कोई समुच्चय है, एस कोई सेट है, कोई समुच्चय है। इफ एक्स से या लेस देन है यू से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। क्या कहा, एक्स और यू में क्या रिलेशन है, एस की वैल्यू है छोटा है या बराबर है किससे, यू से, और एस कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है एस में। और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, मतलब एस के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट से यू जो है ग्रेटर देन है या तो इक्वल हो, देन U is called an
अपर बाउंड ऑफ एस। तो यू को एस का ऊपरी परिबंध कहते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लो हमारा जो सेट है उसमें मान लो है -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स हैं। ये नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, -1, -2, -3। तो यहाँ पे आप देखिए कि -1 जो है सबसे ग्रेटेस्ट है, सभी वैल्यू में सबसे बड़ा है -1। तो आप बोल सकते हो कि जितने भी x हैं एस में, वह छोटा है किससे, -1, या तो इक्वल है। फॉर ऑल x बिलोंग टू एस। एस की वैल्यू आप कुछ ले लीजिए, -2 ले लो, -3, एस की वैल्यू आप कुछ भी लो, या तो -1 के इक्वल आएगा या -1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर -1 क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड, इस सेट एस का। दस -1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। अतः -1 को एस का ऊपरी परिबंध कहते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, निम्न परिबंध। लेट एस बी एनी सेट। मान लो एस कोई समुच्चय है, मान लो एस कोई समुच्चय है। इफ यदि W या लेस देन है x से, फॉर ऑल x बिलोंग टू S। तो W किससे लेस देन है, x से, और x किसका एलिमेंट है, कैपिटल S का। मतलब कैपिटल S के जितने भी एलिमेंट है सभी जो है वह W से ग्रेटर देन है। देन W इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ S। तो W को S का निम्न परिबंध कहते हैं, निम्न परिबंध कहते हैं। मतलब S के सभी एलिमेंट जो है वह W से ग्रेटर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिया 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से मैंने एक सेट बनाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2, जितने भी x हैं, x किसका एलिमेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। मतलब कैपिटल S के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी या तो 2 से बड़े हैं या 2 के इक्वल हैं। ये S के प्लेस पे आप 2 लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो, S का कोई भी एलिमेंट लो। इस जो सेट है S है, इसका कोई भी आप एलिमेंट लीजिए, वह 2 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू x। तो हियर 2 is called a lower bound of S। तो यहाँ 2 को S का निम्न परिबंध कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं बाउंडेड अबोव सेट, ऊपरी परिबद्ध समुच्चय। तो ऊपरी परिबद्ध समुच्चय कब कहेंगे, जब उसके पास ऊपरी परिबंध होगा, मतलब वह अपर बाउंड रखता है। इफ अ सेट S has an upper bound, then S is called bounded above set। यदि एक समुच्चय S एक ऊपरी परिबंध रखता है तो S को ऊपरी परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। जैसे S इक्वल टू मैंने लिख दिया
0, -1, -2, -3 इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 0 जो है एस के जितने भी एलिमेंट है सबसे ग्रेटर है, तो हियर 0 इज एन अपर बाउंड ऑफ S and hence S is an upper bound set। हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ 0 S का एक ऊपरी परिबंध है और इसलिए S एक ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। एक और एग्जाम्पल देते हैं जो अपर बाउंड नहीं है, जैसे S इक्वल टू हमने ले लिया मान लो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ले लिया। तो ये सेट में आप देखिए इसका सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आप नहीं बता सकते, ऐसा कोई एलिमेंट आप नहीं बता सकते कि वह एलिमेंट जो है उस एलिमेंट से S के सारे एलिमेंट छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो S का वैल्यू पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यह अपर बाउंडेड नहीं है, मतलब यह अपर बाउंड नहीं रखता है। तो ये जो सेट है ये जो सेट मैंने बनाया है यह अपर बाउंडेड सेट नहीं है, इज नॉट एन अपर बाउंड सेट, अपर बाउंडेड सेट। तो ये अपर बाउंडेड सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। बता रहे हैं बाउंडेड बिलो सेट, निम्न परिबद्ध समुच्चय। तो ऐसा सेट जिसमें एक लोअर बाउंड है, जिसके पास एक लोअर बाउंड है वह कहलाएगा बाउंडेड बिलो सेट, मतलब जिसके पास एक निम्न परिबंध है वह निम्न परिबद्ध समुच्चय कहलाएगा। इफ अ सेट S has a lower bound, then S is called bounded below set। यदि एक समुच्चय S एक निम्न परिबंध रखता है तो S को निम्न परिबद्ध समुच्चय कहते हैं, निम्न परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे S इक्वल टू है, मान लो हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन है? 1 इसका लोअर बाउंड है S का, क्योंकि S के सारे एलिमेंट जो है 1 से या तो ग्रेटर होंगे या तो 1 के इक्वल होंगे। तो 1 इज लोअर बाउंड ऑफ S। ये क्या है? इज अ बाउंडेड बिलो सेट, एक निम्न परिबद्ध समुच्चय है। एक और एग्जांपल देते हैं। S इक्वल लिख दिया हमने -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देखिए इसका लोअर बाउंड, इसका अपर बाउंड तो है -1, लेकिन इसका लोअर बाउंड नहीं है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है आप नहीं बता सकते, क्योंकि -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा और कुछ आएगा। इस प्रकार से इसमें सबसे छोटा एलिमेंट आप नहीं बता सकते, मतलब इसका लोअर बाउंड नहीं है। जब इसका लोअर बाउंड नहीं है मतलब यह बाउंडेड बिलो सेट नहीं है, इज नॉट अ बाउंडेड बिलो सेट। तो यह निम्न परिबद्ध समुच्चय नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ सुप्रीमम। सुप्रीमम को हिंदी में कहते हैं उच्चक। सुप्रीमम को ही हम कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड, निम्न ऊपरी परिबंध। तो क्या होता है लिस्ट अपर बाउंड, इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखिए। तो याद रखिए जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा वो कहलाएगा लिस्ट अपर बाउंड, है ना। जैसे मान लो हमने कोई सेट बनाया, उसके बहुत सारे अपर बाउंड है। जैसे देखो एक सेट बनाया S, है ना। तो सेट S बनाया, इसमें हमने ले लिया 0, -1, -2, -3 इस प्रकार से एक सेट हमने बनाया। तो यहाँ पे बताइए क्या 0 अपर बाउंड है इसका? यस, क्योंकि 0 जो है इन सभी एलिमेंट से ग्रेटर है।
क्या 1 इसका अपर बाउंड है? यस, 1 भी इन सबसे ग्रेटर है। क्या 2 भी अपर बाउंड है? यस, 2 भी इन सबसे ग्रेटर है। 3 भी अपर बाउंड है। इस प्रकार से 0 भी अपर बाउंड है, 1 भी अपर बाउंड है, 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी अपर बाउंड है। ये सारे जो है अपर बाउंड है, अपर बाउंड्स ऑफ एस, एस के ऊपरी परिबंध हैं। क्यों ऊपरी परिबंध बोल रहा हूँ? क्योंकि एस के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट जो है वह उससे ग्रेटर है 0, उससे ग्रेटर है 1, उससे ग्रेटर है 2, उससे ग्रेटर है 3। इन सारे एलिमेंट से 0 बड़ा है, इन सारे एलिमेंट से 1 भी बड़ा है, इन सारे एलिमेंट से 2 भी बड़ा है। ये सारे अपर बाउंड है। लेकिन इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है? 0। तो 0 क्या कहलाएगा? लीस्ट अपर बाउंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? निम्न ऊपरी परिबंध। तो ये जो सबसे छोटा जो अपर बाउंड है उसको हम बोलेंगे सुप्रीमम, उच्चक। मतलब जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा। अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लिस्ट केवल और केवल एक होगा। तो लिस्ट अपर बाउंड को ही हम कहते हैं सुप्रीमम। तो यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड कौन है? 0। वैसे कहा था इन्फीमम। इन्फीमम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? निम्नक। इसको हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? उच्च निम्न परिबंध। तो इसमें क्या होगा? जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसको बोलोगे? जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं लिख दिया 1 2 3 4 5। ये कोई सेट है। इसमें इसका लोअर बाउंड कौन है? 1। क्यों 1 लोअर बाउंड है? क्योंकि 1 जो है सभी से छोटा है, या तो इक्वल है ना, या तो लोअर बाउंड 1 है। क्या 0 भी लोअर बाउंड आएगा? यस, 0 से भी सारे बड़े आएंगे, सारे ग्रेटर आएंगे। क्या -1 भी लोअर बाउंड आएगा? यस, क्योंकि -1 से भी सब ग्रेटर हैं। क्या -2 भी लोअर बाउंड आएगा? यस। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोअर बाउंड्स हैं। ये सब क्या हैं? लोअर बाउंड्स हैं। किसके? एस के। तो एस के बहुत सारे लोअर बाउंड। इन सबको मैं लोअर बाउंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी एस की जो जितने भी वैल्यूज हैं, एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी जो है इनसे ग्रेटर देन हैं, इनसे बड़े हैं। अब इन सारे लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? 1। तो 1 कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हिंदी में उच्च निम्न परिबंध। इसी को हम बोलते हैं इन्फीमम, निम्नक। तो इन्फीमम सुप्रीमम याद रखिए। तो सुप्रीमम का डिफिनेशन हम एक बार और समझते हैं क्या होता है सुप्रीमम। देखिए, एक संख्या u को समुच्चय s का उच्चक, एक संख्या u को समुच्चय s का उच्चक कहते हैं यदि a number u is said to be supremum of the set S if। कब कहेंगे? जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है? x लेस देन इक्वल टू u है फॉर ऑल x बिलोंग टू S। इसका मतलब u अपर बाउंड है, क्योंकि सुप्रीमम मतलब क्या होता है? याद रखना, लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड तो है ही, लेकिन उन अपर बाउंड में लिस्ट है ये। तो ये किसका डिफिनेशन है? अपर बाउंड का। u अपर बाउंड है क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी छोटे हैं u से। u इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, मतलब x लेस देन है किससे? u से। और सेकंड देखो, सेकंड ये कहता है कि अगर मान लो x अगर लेस देन आएगा v से, तो v भी अपर बाउंड आ रहा है ना? v भी अपर बाउंड आ रहा है। किससे लेस देन आ रहा है बताओ? v से फॉर ऑल x बिलोंग टू s। ये इम्प्लाई करेगा कि u छोटा हो जाएगा v से। क्यों? क्योंकि u लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट है। इन दोनों में देखो u भी अपर बाउंड है, v भी अपर बाउंड है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? v। छोटा कौन है? u। तो u क्या कहलाएगा? लिस्ट अपर बाउंड। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी u जो है वो कहलाएगा सुप्रीमम। इन्फीमम के बारे में जानते हैं? इन्फीमम, इन्फीमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्नक। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट
लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए एक संख्या W को समुच्चय S का निम्नक कहते हैं यदि a number W is said to be infimum of S if दो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगा। पहला कंडीशन W छोटा होगा x से फॉर ऑल x बिलोंग टू S, मतलब W लोअर बाउंड है। और दूसरा कंडीशन ये है अगर मान लो T अगर छोटा है x से फॉर ऑल x बिलोंग टू S, यहाँ T भी लोअर बाउंड है, तो क्या इम्प्लाई करेगा कि T जो है वह छोटा होगा और W बड़ा होगा, क्योंकि W ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड तो है लेकिन वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इसको आप याद रखिए। बताने वाले हैं उच्चक गुणधर्म, सुप्रीमम प्रॉपर्टी। लेट F बी अ फील्ड। मान लो F एक क्षेत्र है एंड तथा A इज अ सबसेट ऑफ F। A जो है वह F का सबसेट है। एंड तथा U इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A। U जो है A का सुप्रीमम है। इफ यदि U F का एलिमेंट है, मतलब इफ U बिलोंग टू F, U कहाँ बिलोंग करा? F में, देन वी से दैट F हैज सुप्रीमम प्रॉपर्टी। यदि U बिलोंग करते हैं F में, तो हम कहते हैं कि F उच्चक गुणधर्म को रखता है। तो उच्चक प्रॉपर्टी को रखता है कब बोलेंगे? जब सुप्रीमा ऑफ ए यू कहाँ बिलोंग करना चाहिए? एफ में। अब मैंने यहाँ मान लिया W इज इक्वल टू इनफीमा ऑफ ए। इफ W बिलोंग करे एफ में, तो क्या बोलोगे? W क्या है? इनफीमा। तो आप बोलोगे देन वी से दैट F हैज इनफीमम प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या बोलोगे? तब हम कहते हैं कि F निम्नक गुणधर्म को रखता है। यहाँ पे लिखा है उच्चक गुणधर्म को रखता है। यहाँ पे लिखोगे यदि W बिलोंग करता है F में, तो हम कहते हैं कि F निम्नक गुणधर्म को रखता है। ये बात आप याद रखिए। और जो दोनों को अगर रखे, मतलब उच्चक गुणधर्म को भी रखता है, निम्नक गुणधर्म को भी रखता है, तो वो कहलाता है पूर्ण क्रमिक क्षेत्र। तो पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कब बोलोगे? जब वह उच्चक गुणधर्म को भी रखता है और निम्नक गुणधर्म को भी रखता है। मतलब अ फील्ड इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ इट हैज सुप्रीमम प्रॉपर्टी एंड इनफीमम प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्षेत्र F को पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहते हैं यदि वह उच्चक गुणधर्म तथा निम्नक गुणधर्म को रखता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ फील्ड F इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ इट हैज सुप्रीमम प्रॉपर्टी एंड इनफीमम प्रॉपर्टी। एक क्षेत्र F को पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहते हैं यदि वह उच्चक गुणधर्म तथा निम्नक गुणधर्म को रखता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ये सब आप नोट करके रखिए।
क्वेश्चन हम करते हैं, सो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। दर्शाइए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। क्या प्रूव करना है? जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र का डेफिनेशन क्या है। तो याद रखिए, इफ अ फील्ड F हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रॉपर्टीज, जब ये फील्ड F सुप्रीमम प्रॉपर्टी को भी रखता है और इन्फीमम प्रॉपर्टी को भी रखता है, देन F is called a complete ordered field। यदि एक क्षेत्र F उच्चक तथा निम्नक गुणधर्मों को रखता है तो F को एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहते हैं। सुप्रीमम प्रॉपर्टी क्या है, भी याद रखिए। उच्चक गुणधर्म क्या होता है? Let F be a field and S is a subset of F and U is supremum of S। तो F एक फील्ड है, क्षेत्र है। S जो है यह सबसेट है F का, मतलब S F का उप समुच्चय है, और U जो है इस S का सुप्रीमम है। अब अगर ये U F का एलिमेंट है, इफ U is एलिमेंट ऑफ F, इफ U belong to F, मतलब यदि U F का अवयव है, then we say that F has supremum property। If U belong to F, then तब हम कहते हैं कि F उच्चक गुणधर्म रखता है। U क्या है? U is supremum of S। तो S का जो सुप्रीमम है वो F में बिलोंग करना चाहिए। और S क्या है? S is a subset of F। तो S F का सबसेट है और S का सुप्रीमा U है। अगर U F का एलिमेंट है तभी F कहलाएगा, वह सुप्रीमम प्रॉपर्टी को रखता है। वैसे इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें क्या होगा, अगर S का इन्फीमा W है तो W अगर बिलोंग करता है F में, W क्या है? इन्फीमम ऑफ S, देन वी से दैट F हैज इन्फीमम प्रॉपर्टी। तो यदि W F में बिलोंग करता है, W F का इन्फीमम है, तो हम कहते हैं कि F निम्नक गुणधर्म को रखता है। हम क्वेश्चन में आते हैं, लेट Q बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मान लो Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। वी हैव टू शो दैट Q is not a complete ordered field। हमें दर्शाना है कि Q एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। सपोज इफ पॉसिबल Q is a complete ordered field। गलत सपोज कर रहे हैं, हमें प्रूव क्या करना था? Q is not a complete ordered field। हम सपोज क्या कर रहे हैं? Q is a complete ordered field। गलत हम सपोज कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कंट्राडिक्शन, विरोध मिलेगा, क्योंकि हमने गलत सपोज कर रहे हैं। यहाँ हमें जो प्रूव करना है वो ना प्रूव करके हम उसके अपोजिट, मतलब उसके विलोम हम जो है यहाँ सपोज कर रहे हैं। तो क्या सपोज कर लिया? Q इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। यदि संभव हो तो माना Q एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है। अब हमें एक कंट्राडिक्शन की तलाश है। हमने मान लिया S एक सेट लिया, इसमें ऐसे मेंबर हैं X, S में ऐसे X हैं जो X Q से बिलोंग करेंगे और X स्क्वायर को लेस देन 2 है। इस प्रकार से हम एज्यूम कर रहे हैं एक सेट। तो ये जो S है वह Q का सबसेट होगा। तो हम बोल सकते हैं S इज अ सबसेट ऑफ Q, और हमने मान लिया R जो है यह सुप्रीमा है S का। अब यहाँ पे आपने क्या बोला है? Q इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मतलब सुप्रीमम प्रॉपर्टी को रखेगा। तो S का सुप्रीमा कौन है? R है, और S किसका सबसेट है? Q का। तो R कहाँ बिलोंग करेगा? Q में। जब R Q में बिलोंग करता है तो R स्क्वायर भी कहाँ बिलोंग करेगा? Q में बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 3 स्थितियों पर विचार करते हैं। हियर वी डिस्कस द फॉलोइंग 3 केसेस। पहला केस हम लेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सेकंड केस R स्क्वायर ग्रेटर देन 2, थर्ड केस R स्क्वायर लेस देन 2। तो 3 ही केस हो सकते हैं, या तो R स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल होगा, या तो 2 से ग्रेटर होगा, या तो 2 से लेस होगा। तो हमने पहला केस लिया R स्क्वायर इक्वल टू 2। तो R इक्वल टू क्या आएगा? अंडर 2 इरेशनल नंबर हम प्रूव कर चुके हैं। अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 बिलोंग नहीं करेगा Q में, और √2 की वैल्यू क्या है? R। तो R डज नॉट बिलोंग टू Q। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो?
आर बिलोंग टू क्यू, यहाँ क्या लिखे हो, आर डज नॉट बिलोंग टू क्यू, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। तो पहला केस में तो कंट्राडिक्शन मिला। सेकंड केस में आते हैं, तीनों ही केस में हमें कंट्राडिक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत सपोज किया है। तो फर्स्ट केस में तो कंट्राडिक्शन मिल गया है, सेकंड केस में भी कंट्राडिक्शन मिलेगा और थर्ड केस में भी कंट्राडिक्शन मिलेगा। सेकंड केस आता है आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2 हमें यहाँ पता है आर क्यू का एलिमेंट है, तो 4 + 3r / 3 + 2r ये भी क्यू का ही एलिमेंट होगा, है ना, ये भी रेशनल नंबर होगा। हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर -2 एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये 4 + 3r / 3 + 2r का होल स्क्वायर -2, इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन हो रहा है आपके यहाँ पे, क्वेश्चन आता है कि ये हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, ये वाला टर्म कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक कंट्राडिक्शन की तलाश है, तो मैं किसी भी तरीके से कोई एक एलिमेंट लेकर कंट्राडिक्शन लाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो हमने यही एलिमेंट क्यों लिया, ये नहीं लेता कोई दूसरा एलिमेंट भी ले, लेकिन हमें कंट्राडिक्शन लाना है, कोई ना कोई एलिमेंट तो लेना पड़ेगा कंट्राडिक्शन लाने के लिए। तो हमने ये एलिमेंट चूज कर लिया 4 + 3r / 3 + 2r। अब हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं, क्यों देखते हैं कि यह जो है एस का एलिमेंट बनता है कि नहीं बनता है। क्यों, हमने एस के बारे में बताया था आपको, हमने एस जो है इस फॉर्म में लिया है। देखो इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जहां पर x² < 2 होना चाहिए। तो अगर इसका स्क्वायर लेस देन 2 आ जाए तो एस का एलिमेंट आएगा, और ग्रेटर देन 2 आए तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, r² - 2 / 3 + 2r का होल स्क्वायर। पता है r² को हमने ग्रेटर देन 2 लिया है, क्योंकि हम सेकंड केस कर रहे हैं, सेकंड केस में r² ग्रेटर देन 2 है। ये वाला केस कर रहे हैं, सेकंड केस r² ग्रेटर देन 2 है। तो r² ग्रेटर देन 2 है मतलब ये पॉजिटिव है, नीचे भी होल स्क्वायर लगा है पॉजिटिव है, ये पूरी संख्या पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया। तो 4 + 3r / 3 + 2r का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए एस के बारे में आपको बता रहा था कि ऐसे एलिमेंट एस में रहेगा जिसमें x² लेस देन 2 होना चाहिए, x का स्क्वायर जो है लेस देन क्या होना चाहिए 2, लेकिन हम देख रहे हैं इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2 आ रहा है। लेस देन 2 रहता तो एस का एलिमेंट होता, लेकिन ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, यह एस का एक ऊपरी परिबंध है। जब ये एस का ऊपरी परिबंध है और एस का सुप्रीमा कौन है, आर। देखो इधर देखिए, आर को आपने क्या कहा है, सुप्रीमा ऑफ एस, मतलब आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, निम्न ऊपरी परिबंध। और इसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, इज एन अपर बाउंड। अपर बाउंड बोल रहे हैं ऊपरी परिबंध, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सोचो एक बार फिर से बताता हूं। आर क्या है, सुप्रीमा है एस का, मतलब आर इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, एस का लिस्ट अपर बाउंड है। और ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, ये ग्रेटर होगा आर से। तो हम लिखेंगे आर इज लेस देन 4 + 3r / 3 + 2r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3r कैंसिल होगा, तो r² की वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 2। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है, क्योंकि हम जो केस लिए थे उस केस में हमने r² को ग्रेटर देन 2 माना था। सेकंड केस में r² क्या लिए थे, ग्रेटर देन 2 लिए थे, और यहाँ हमने क्या साबित कर दिया, r² लेस देन इक्वल टू 2। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, यह एक विरोध है। अब थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में हम लेते हैं r² इज लेस देन 2, r² इज लेस देन 2। अब 4 + 3r का होल स्क्वायर / 3 + 2r का होल स्क्वायर -2, इसका वैल्यू हमने निकाल चुके थे, इसके पहले हमने इसका वैल्यू निकाला था, इसके लिए, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसको और चाहो तो और डबल सॉल्व कर सकते हो। तो ये r² लेस देन 2 है तो निगेटिव होगा, r² छोटा है 2 बड़ा है, यहाँ माइनस का साइन है, ये छोटा है ये बड़ा है तो निगेटिव आएगा, तो लेस देन 0 आएगा, इसका वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो 4 + 3r / 3 + 2r का होल स्क्वायर लेस देन 2 आएगा, मतलब ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का। और r क्या है, सुप्रीमम एस का, मतलब r जो है लिस्ट अपर बाउंड है एस का, मतलब एस का अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है, याद रखना। तो अपर बाउंड है मतलब ये क्या हुआ, ये किसका एलिमेंट है, एस का, और एस का लिस्ट अपर बाउंड कौन है, आर, तो आर ग्रेटर देन होगा इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं r² ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, फिर से कंट्राडिक्शन हुआ। क्यों कंट्राडिक्शन हुआ, क्योंकि थर्ड केस में हमने क्या लिखा था, r² लेस देन 2, और यहाँ हमने क्या साबित कर रहे हैं, r² ग्रेटर देन इक्वल टू।
फिर से कंट्रडिक्शन आया। तो बार बार कंट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है कि हमने सपोज जो किया था शुरुआत में वही गलत है। तो आप लिखोगे क्लियरली Q इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। स्पष्ट है कि Q एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, स्टेट एंड प्रूफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन आर में आर्किमिडी गुणधर्म लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट पहले आपको बताते हैं, फिर इसका प्रूफ। स्टेटमेंट याद रखिए, इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर्स and x is greater than 0, x is positive, then there exists a natural number n such that nx is greater than y। यदि x और y दो दी गई वास्तविक संख्याएं हैं तथा x धनात्मक राशि है, x is greater than 0, तो एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि nx is greater than y। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। हम मान लेते हैं लेट x and y be two given real numbers। मान लो x और y दो दी गई वास्तविक संख्याएं हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, nx इज ग्रेटर देन y। सपोज इफ पॉसिबल nx इज लेस देन और इक्वल टू y फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो हमें प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम सपोज कर रहे हैं, मतलब हम गलत सपोज करके जा रहे हैं, तो हमें मिलेगा कंट्राडिक्शन। तो हमें प्रूफ क्या करना था, nx इज ग्रेटर देन y। हमने सपोज क्या किया है, nx इज लेस देन और इक्वल टू y। हमने एक सेट बनाया S, इसमें ऐसे एलिमेंट है Z, जहाँ पे Z जो है nx के इक्वल है और n बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, nx इज लेस देन इक्वल टू y लिखा है, तो Z इज लेस देन इक्वल टू y हो गया। Z किसका एलिमेंट है, S का, तो y कहलाएगा अपर बाउंड ऑफ S, क्योंकि y Z से ग्रेटर देन है, तो y S का एक ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। इसका मतलब है द सेट S इज एन अपर बाउंडेड सेट। तो S एक ऊपरी परिबद्ध समुच्चय है। जब ये अपर बाउंडेड सेट है तो इसमें एक लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, thus there exists the लिस्ट अपर बाउंड ऑफ S। अतः S के निम्न ऊपरी परिबंध का अस्तित्व होगा, उसे हम T मान लेते हैं। तो T क्या है, यह लिस्ट अपर बाउंड है S का, और T जो है सुप्रीमा है S का। लिस्ट अपर बाउंड को ही सुप्रीमम कहते हैं, तो T को हमने मान लिया सुप्रीमा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो T माइनस एक्स और T में क्या रिलेशन होगा, तो T माइनस एक्स छोटा होगा T से, क्योंकि x पॉजिटिव संख्या है। तो T माइनस एक्स T से छोटा है, और T क्या है हमारा, लिस्ट अपर बाउंड है। तो T माइनस एक्स अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिस्ट अपर बाउंड से भी छोटा है T माइनस एक्स। तो T माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। T माइनस एक्स S का एक ऊपरी परिबंध नहीं है। एंड सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट Z। Z कहाँ बिलोंग करता है, S में, सच दैट कि T माइनस एक्स को हम Z से छोटा ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि T माइनस एक्स जो है वह S का अपर बाउंड नहीं है, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। तो एक एलिमेंट Z ऐसा होगा S में कि T माइनस एक्स की वैल्यू वह लेस देन होगा किससे, Z से। यहाँ पे हिंदी में लिखा हूं, और इसलिए एक अवयव Z बिलोंग करेगा S में का अस्तित्व इस प्रकार है कि T माइनस एक्स लेस देन Z। ऐसा हमने क्यों लिखा है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है T माइनस एक्स जो है वह किससे लेस देन है, T से। T क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है इसका, लिस्ट अपर बाउंड से भी छोटा है। तो T माइनस एक्स के बारे में लिखेंगे इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ S। यह अपर बाउंड नहीं है, मतलब S का कोई एलिमेंट से छोटा है। तो S का एक एलिमेंट हमने Z ले लिया और Z से छोटा है ये। अब ध्यान दीजिए, S को आप राइट साइड ले जाइए, तो T लेस देन Z प्लस एक्स, Z के लिए हमने NX रख दिया, तो T लेस देन NX प्लस एक्स। Z के लिए NX क्यों रखा, क्योंकि हमने जब डिफाइन किया था S को, तो हमने देखा था यहाँ पे Z इक्वल टू क्या डिफाइन किया था, NX। तो इसी कारण में Z के प्लेस पे NX रखा। तो आ जाएगा m प्लस 1x, S कॉमन निकाल दिए, n प्लस 1 को नया नाम m दिए। तो m हमारा n प्लस 1 ये भी नेचुरल में बिलोंग करता है। तो m इस टाइप के एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, S में। देखो S में ऐसे Z रहेंगे जहाँ पर Z जो है NX होना चाहिए, यहाँ n ना होके m है। तो ms कहाँ एलिमेंट है, S का। तो S का जो एलिमेंट है वह T से ग्रेटर आ रहा है, लेकिन T क्या था, लिस्ट अपर बाउंड था, T तो सुप्रीमम था ना। तो T से जो ग्रेटर देन है वो S के एलिमेंट कैसे होगा, क्योंकि S के सारे एलिमेंट T से छोटा होगा या तो बराबर होगा। लेकिन ये जो है S का एलिमेंट है, वो एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है वो T से ग्रेटर देन है। यहाँ पे लिखा है अतः S का एक अवयव mx इस प्रकार विद्यमान है कि T छोटा mx से यह T के उच्चक होने का विरोध करता है। Thus there is an element mx of S such that T is less than mx. This contradicts
टी टू बी सुप्रीमम। टी के सुप्रीमम होने का ये विरोध हो रहा है, क्योंकि टी तो सुप्रीमम है, तो टी जो है एस के जितने भी एलिमेंट है उनसे या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन टी यहाँ लेस देन आ रहा है एमएक्स से, और एमएक्स किसका एलिमेंट है? एस का, मतलब एस का एक एलिमेंट ऐसा है जो टी से बड़ा आ रहा है। ये तो कंट्राडिक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि टी क्या है? सुप्रीमम है एस का। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला? तो हमने गलत सपोज किया था। तो क्या लिखेंगे? हेंस देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर nx सच दैट nx इज ग्रेटर देन y। अतः एक प्राकृतिक संख्या n का अस्तित्व इस प्रकार है कि nx इज ग्रेटर देन y। तो हम पढ़ रहे हैं सघनता प्रमेय, डेंसिटी थ्योरम। किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। मतलब दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्या लेना है, उनके जो बीच में एक हमें परिमेय संख्या बताना है। देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। तो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर लेना है, उनके बीच में एक रेशनल नंबर जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया x और y दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। अब x और y में कोई एक ग्रेटर होगा, कोई एक लेस देन होगा। तो हमने मान लिया x इज लेस देन y, इन दोनों में से कोई एक छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो हमने x को छोटा मान लिया और y को बड़ा मान लिया। तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब y माइनस एक्स है। देखो y और x दोनों ही रियल नंबर है, तो y माइनस एक्स एक रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। 1 भी एक रियल नंबर है। यहाँ पर आप देखो y माइनस एक्स आप ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी याद करो, हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बताया था, वहां पे ये प्रूव किया था nx इज ग्रेटर देन y। तो वहां पर एक कंडीशन था x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, यहाँ क्या है? y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो x के प्लेस पे तो y माइनस एक्स आ जाएगा, और हमारा वहां पे nx इज ग्रेटर देन y था, तो x के प्लेस पे तो हम y माइनस एक्स ले लेंगे, और y के प्लेस पे क्या लेंगे? तो y के प्लेस पे हम ले रहे हैं y। तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? n इंटू वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी आप देखिए, उसमें मैंने बताया है कि n इंटू एक्स इज ग्रेटर देन y। तो y के प्लेस में हम 1 ले रहे हैं और x के प्लेस पे ले रहे हैं y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई n आ जाएगा, तो 1 लेस देन होगा एन वाई माइनस एन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब हम m का चयन इस प्रकार करते हैं कि वी चूज m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट। किस प्रकार चयन कर रहे हैं m का? कि m माइनस 1 अपॉन n यह लेस देन हो y से और यह लेस देन हो m बाई n से। तो यहाँ पर देखो y किससे लेस देन है? m बाई n से, तो एन वाई लेस देन आए m आएगा, बोथ साइड एन एक्स का माइनस कर दिए, तो एन वाई माइनस एन एक्स लेस देन आएगा m माइनस एन एक्स को माइनस किए बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, इससे ग्रेटर ये है और इससे ग्रेटर ये है, तो 1 is less than m minus nx, तो nx is less than m minus 1, तो x is less than m minus 1 by n। यहाँ पर m minus 1 by n is less than y है, तो x से बड़ा है m minus 1 by n, और 1 minus n 1 m minus 1 by n से बड़ा है y। इसको मिला दिए, ये लाइन आया। यहाँ पर m minus 1 by n एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा जो Q में बिलोंग करेगा। तो हम देख रहे हैं x और y के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। हम क्या लिखेंगे? क्लियरली देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। स्पष्ट है कि x तथा y के बीच में एक परिमेय संख्या का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूनिट नंबर 5 ये हम स्टार्ट करेंगे, ये हम पढ़ाएंगे।